गुड इवनिंग सर। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि क्या कोई स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा दिखने के बावजूद भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कोई स्टॉक फंडामेंटल बहुत अच्छा दिखने के बावजूद भी ऐसे सिचुएशन में होता है कि हम उसको बाई ना करें? क्या ऐसा होता है और हमें देखना चाहिए? ऐसा होता है। देखिए, स्टॉक जो होते हैं वो दो तरह के ग्रोथ देते हैं। एक कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरा कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हमने अपने फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ा है कि जिस स्टॉक का ईपीएस अच्छा हो, जिस स्टॉक का आ, आपका जो प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छा हो, जिस स्टॉक का डेट अच्छा हो, जिस स्टॉक का आपका अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बता दिया अच्छा हो, या आप कह सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, जिस स्टॉक में कैश फ्लो अच्छा हो, उस स्टॉक को हमें बाई करना। हमने पढ़ा हुआ ये बोल रहा हूँ ना आने के लिए, उस दिन का मना कर देते ना। बेसिक क्लास में हमने ये चीज पढ़ा हुआ। लेकिन लेकिन अब इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी क्या कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जिसको आप कह सकते हैं नहीं जी, इस स्टॉक में सब कुछ अच्छा है, मैं देख रहा हूं इसका ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो भी अच्छा है, सेल्स की अच्छी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट की अच्छी ग्रोथ हो रही है, कैश फ्लो, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं जी, इस स्टॉक को मैं बाय नहीं करूं। अब ये क्या सिचुएशन हो सकती है? क्या है वो सिचुएशन? हो सकती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल दे सकता हूं इस बीच में, लेकिन प्लीज मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाय की ना सेल की, ना आपने बाय कर रखा है तो उसको फेंक देने की, ऐसी कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज बोलूंगा और कल वो नीचे जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको समझेंगे और आप वॉच करेंगे, देखेंगे, पास्ट में कुछ कंपनियों के ऊपर रिलेट करके देखेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने डिसीजन को लेंगे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? सपोज एक कंपनी 400 करोड़ का सेल्स करती है, 2 साल के बाद वो 450 करोड़ का सेल्स करती है, लेकिन एक साल के और बाद आप देखते हो उसमें 600 करोड़ का सेल्स होता है, फिर 600, 610, 620, 630 करोड़ का सेल्स होता था, फिर कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि उसमें 1000 करोड़ की सेल्स होती है, फिर आगे बढ़ते हैं 1000, 1100 करोड़ की सेल्स हो रही है, या 950 की होगी, थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है कंपनी के लाइफ में, ऐसा चलता है। फिर अचानक देखा आपने 2000 करोड़ की सेल्स होने लगी। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कंपनी बहुत सारा एक्विजिशंस करना शुरू कर देती है, बहुत सारा, इसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो। ये तब होता है जब कंपनी के पास सरप्लस कैश कहीं से आया होता है। अब सरप्लस कैश को हम जनरली अपनी ग्रोथ में लगाते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आकाश को बायजू ने एक्वायर कर लिया। अब आकाश को जब बायजू ने एक्वायर कर लिया, बायजू वाज नोन फॉर इट्स ऑनलाइन क्लासेज, ये वो बहुत फेमस था, बहुत अच्छे से चल रहा था। अब उन्होंने आकाश को एक्वायर करके लगा क्या, लेकिन अगर आप जो लोग जानते हैं, जो लोग उससे जुड़े हैं या जिनके बच्चे पढ़े हैं, तो मुझे अगर आप 100 लोगों का नाम लेंगे, 100 लोगों का, तो आप देखेंगे 80 लोग आपको डिससेटिस्फाइड होंगे बायजू के सर्विसेज। आई डोंट नो आपको ऐसा मिला कि नहीं मिला, लेकिन मेरे को ऐसा मिला। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ठीक है, अपनी कंपनी अपना काम कर रही है, अपने तरीके से कर रही है, लेकिन मेरे को जब मैंने बात किया, मेरे सोसाइटी में भी बच्चे जाते थे, ट्यूशन जाते थे, हाँ जी कैसा है, आपको कैसा लगा, तो लोगों ने कहा कि सर नहीं सर, हमने ज्वाइन किया था, हमें ये प्रॉमिस किया गया, वो प्रॉमिस किया गया। तो जब आप एक्विजिशंस वगैरह में करते हैं ना, बायजू इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा, लेकिन आकाश ने कुछ प्रॉमिस कर दिया, या आकाश इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बायजू के एम्प्लॉयज ने प्रॉमिस कर दिया, अब उस चक्कर में पता चला दोनों का ही मार्केट रेपुटेशन खराब हो गया। इस तरह से जब भी एक्विजिशंस होते हैं, और तो उसमें केवल रेवेन्यू को बढ़ा देना या प्रॉफिट को बढ़ा देना, ये बहुत बड़ा एक नहीं होता कि नहीं ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या हमारा कल्चर, वर्किंग स्टाइल जो होता है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा विजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जब तक विजन मैच नहीं करेगा तब तक वो एक्विजिशन किसी काम का नहीं होगा। सुमित जी ने हैंड रेज किया है, सुमित जी कुछ कहना चाहे तो प्लीज जल्दी से बोलिए, अदरवाइज हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे सर।
सर मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है बायजूस से रिलेटेड। अच्छा मैंने भी अपनी बेटी के लिए लिया था बायजूस, अच्छा, तो आई एम नॉट आल्सो सेटिस्फाइड विद द बायजूस सर्विस ओके एंड वेरी देयर गुड। वे देखिए ऑफ टीचिंग। अभी लाइव क्लास में हमें एक एग्जांपल मिल गया, तो आई होप, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्लीज, मेरे इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका बच्चा बायजू में पढ़ता है तो उसको कल निकाल दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने, देखिए क्या होता है, एवरीथिंग इज अ prediction, or what we can say that everything is seen whatever you can visualize from the market। अगर आप मार्केट में निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। केवल डेटा को देख के, अब डेटा को अगर आप देखेंगे तो आकाश को एक्विजिशन करने के बाद उनका रेवेन्यू बढ़ गया हो, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं जी वो तो कुछ गड़बड़ी लाइन पे वो चले गए। तो इस तरह से मैं आपको कंपनी बताता हूँ, जैसे नौकरी एक कंपनी है, एक और कंपनी है एफएल इंडिया कंपनी है। ये सारी कंपनियों का जो ग्रोथ है वो प्योरली हर 2 साल के बाद, हाँ जी जो कैश आता है, नहीं जी कैश आता है। कैश का जो लोग कॉमर्स वगैरह पढ़े हैं उनको पता होगा, कैश को हम 2 तरीके से यूज करते हैं, या तो कंपनी को डिविडेंड दो, या कंपनी के ग्रोथ में यूज करो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात करो। जब आप एक्विजिशन, कभी कभी हो सकता है कि अगर मान लो एक मारुति एक कंपनी है, वो अपना, देखिए मारुति इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतनी बड़ी कंपनी के बाद जो लोग मारुति वगैरह में काम करते हैं उनके बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर से चीजें लेते हैं, वेंडर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी वो उसको टैकल करते हैं, सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। क्यों नहीं मारुति किसी टायर कंपनी को एक्विजिशन कर लेती, क्यों नहीं कंपनी मारुति किसी ग्लास कंपनी को एक्विजिशन कर लेती, नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हमारा विजन क्या है, हम किस विजन के, हम इस कंपनी को एक्वायर करेंगे तो इनके एम्प्लॉयज को भी, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं उनको एक स्टैंडर्ड बेसिस पे हायर किया हुआ। जैसे हम इस कंपनी को एक्वायर करते हैं, उन्होंने जो भी गलतियां की हो पास्ट का, कहते हैं जो भी पाप है वो सब हमारे साथ आ जाए। अब जैसे ही आपके साथ आ जाएगा तो वो उसको रन करना आसान नहीं होता। उसके लिए तो फिर या तो टाटा जैसा आदमी हो कि हाँ जी एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, उसके बाद वो वहां पे पता चला जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले पायलट है, फिर भी वो उनके साथ टैकल करके वो उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि टाटा जी को वो एक ऐसी शख्सियत है कि वो अगर जाके कुछ बोलते हैं तो उसको सुना जाता है। तो वो एक अलग ही लीड के लोग होते हैं, उनके लिए पैसा बहुत मैटर नहीं करता, पता है कि पैसा लॉन्ग टर्म में बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक अलग लीग होता है। तो मैं आपसे अगर मेरा इस पूरी कहानी को बताने के पीछे ये है कि जो 1 साल 1.5 साल 2 साल से आप लोगों ने पढ़ा कि हाँ जी जैसे ही मैं कोई कंपनी देखूं, उस कंपनी को सबसे पहले मैं उसका आरओसी देखूं, आरओई देखूं, और रेवेन्यू ग्रोथ देखूं, सेल्स ग्रोथ देखूं और उसको ले लूं। इसके बाद मैं बार बार कहता हूं कंपनी को पढ़ो, कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, कंपनी ने पास्ट में क्या किया, कब खुली, कैसा, कहा नए प्लांट्स खोले तो कहाँ खोले, क्या एक्विजिशन, क्या ठीक है 1 बार 2 बार कोई एक्विजिशन लाइफ में करती हैं, कंपनियां करती हैं, लेकिन क्या ये कंपनी हर साल एक्विजिशन कर रही है? अगर इस तरह का सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों से दूर रहे। और मैंने पास में जितने भी कंपनी को एनालिसिस किया, एक ये आपका जो इन्फो एज या नौकरी जिसे आप कहेंगे, ये इसने ठीक ठाक कर लिया, लेकिन एक बिजनेस मॉडल एक पर्सन कर ले, उसको उस बिजनेस मॉडल को आप सोचे नहीं जी अब मैं भी यही करूंगा और कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है, आसान नहीं होता किसी बिजनेस मॉडल को कॉपी करना। तो इसलिए केवल फाइनेंशियल डेटा को देख के कंपनी को लेने की कोशिश ना करें, कंपनी के विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, वर्किंग स्टाइल और उसका ग्रोथ स्टाइल को भी देखने की जरूर कोशिश करें। ये मुझे आपको बताना था पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आज मैंने एक कंपनी, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, मैंने उसमें थोड़ा सा आज इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। मैं धीरे धीरे जब कोई कंपनी मेरे रडार पे आती है मैं उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कभी उसमें 2-4 लाख के शेयर खरीदता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर 2-4 लाख के और खरीदता हूँ, ऐसे करते करते अपना एक जो मेरा पोर्टफोलियो है जो भी है उसका एक मुझे 4-5% डालना है, तो उसको मैं धीरे धीरे डालता हूं। और वो उस प्रोसेस में मुझे 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं, डिपेंड। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे जाए, कई बार ऐसा होता है नीचे जाता है तो ही कोई आप अपनी होल्डिंग बढ़ाते, नहीं, स्टॉक के ऊपर जाने पे भी, अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा और मेरा डिसीजन सही है, अगर मैंने कोई स्टॉक 2000 में खरीदा कि जी ये तो ऊपर जाएगा, वो 2200 जा रहा है, 2300, और मेरा विजन है कि ये तो 6000 जाएगा, तो 2200 जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो और जाना है 4000 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे मैं उसमें बढ़ाता भी रहता हूँ। तो एक स्टॉक आज मैंने सर्च किया, देखा, समझा, आज नहीं मतलब कई दिनों से सर्च कर रहा था, तो आज मैंने उसमें पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ।
मुझे नहीं पता कि ये सही होगा गलत होगा। मैंने आज उसके दिन में एक वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी और मैंने उसको अपलोड भी किया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो, लेकिन मैं उस स्टॉक को थोड़ा सा आप लोग के साथ जिक्र करना चाहूंगा। मैंने क्या क्या चीजें उसमें देखी थी। सर एक छोटा सा पॉइंट था, फाइनली हमने जो इनऑर्गेनिक कंपनी के ग्रोथ के पॉइंट है उसे आउटकम क्या निकाला, व्हाट इज द निष्कर्ष? इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी जब तक कर रही है तब तक हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि जब इनऑर्गेनिक ग्रोथ करके वो सेटल होके 2-4 साल उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। ओके, राइट सर। फिर अगर वो सही चलने लगता है, जैसे कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि Naukri.com है, वो सही चलने लगा तो उसमें आप सोच सकते हैं। लेकिन एफएल इंडिया जैसी कंपनी जो अभी एक्विजिशन किए जा रही है हर साल, तो आज के 5 साल बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो इस उस कंपनी के उस फेज में, मेरा कहने का मतलब है जब कंपनी एक्विजिशन के फेज में हो, हर दूसरे साल कोई ना कोई कंपनी को एक्वायर कर रही हो, उस फेज में उसके बढ़ते हुए रेवेन्यू या बढ़ते हुए प्रॉफिट को देख के अचानक से क्या होगा, टीवी पे गिराएगा इस कंपनी का एबिटा इतना % बढ़ गया, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना %, अचानक से डेटा आएगा। तो आप कई बार होता है कि उस डेटा को देख के जल्दी रिटेलर्स बाई कर लेते हैं और फिर वो पता चलता है स्टॉक नहीं चल रहा, तो आप परेशान होते हैं। तो मेरा मतलब है कि केवल एक रिजल्ट का हेडलाइन देख के आप बाई नहीं करेंगे। आप बाई करने से पहले कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके बताया कि अगर आपने बायजू, मान लो अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन अनलिस्टेड में भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने बायजू में इन्वेस्ट किया और आप किसी और ने नहीं किया, उसने देखा जी अब तो उसने अकाउंट ले लिया था, उसका रेवेन्यू तो अगले बार एकदम बढ़ के आएगा, डबल होके आएगा। लेकिन ये कितने समय तक ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, कितने टीचर्स छोड़ के चले जाएंगे, मॉडल क्या काम करेगा, कुछ नहीं पता किसी को। तो इसलिए आप उसको जब तक वो सेटल ना हो जाए 2-4 साल तक, और 2-4 साल सेटल होने के बाद फिर रेवेन्यू में ग्रोथ कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं सेकुलर ग्रोथ, जब सेकुलर ग्रोथ दिखना शुरू हो जाए तब आप कंपनी में इन्वेस्ट करें। राइट सर, राइट। अब मैं जा रहा हूं, आपको जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं अगेन फिर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, आई एम टॉकिंग अ कंपनी कॉल्ड एट सियाराम सिल्क। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे प्लीज, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कंपनी बताने से पहले 10 बार मुझे डर लगता है। कई लोग खरीद लेते हैं फिर अगले दिन कमेंट करते हैं कि हाँ सर हमने खरीदा, या नीचे चला गया, ये गया वो गया, वो आपकी मर्जी है। मैं किसी को खरीदने को नहीं कर रहा, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कैसे रिसर्च करना चाहिए। पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए, इस कंपनी के ब्रांड्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को पता हो कि ये कंपनी के ब्रांड्स कितने प्रीमियम ब्रांड में कंपनी जो है ये काम करती है, कौन कौन से ब्रांड, अगर आपको पता हो कि हाँ जी सियाराम तो सबको पता है, हेमस्टेड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आई थिंक शर्ट वगैरह खरीदते होंगे, सबको पता होगा, ऑक्जेनबर्ग सबको पता होगा, कैडनी, ये सारे बेस्ट ब्रांड शर्ट अगर आप खरीदने जाएं तो आपको ये बेस्ट ब्रांड मिलेंगे। उसके बाद ये पॉलीकॉन में भी है, कॉटन में भी है, वूल में भी है, लिनन में भी है, बैम्बो में भी है, और पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इनके हैं जो डिफरेंट, ठीक है। ये इंडिया के साथ साथ दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, बहरीन में, बांग्लादेश में, कंबोडिया में, कनाडा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका बिजनेस मेंस वेयर में एक अच्छा खासा नाम है। और क्योंकि अब कोई सियाराम सिल्क के नाम से कोई बहुत ज्यादा आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजकल कोई जाके कपड़े लेके शर्ट सिलवाना ये वाला काम नहीं करते, लोग जनरली जाते हैं शर्ट खरीदते हैं बने बनाए। तो ये जो ब्रांड्स मैंने आपको बताया, जो 2-3-4 चीजें इसमें बहुत अच्छी लगी मुझे, वो क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो आज केवल 2,500 करोड़ की कंपनी, देखिए जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ की कंपनियां होती है ना, उनको 5 लाख को 10 लाख होना बहुत मुश्किल है। लेकिन 2,000 करोड़ की कंपनी 4,000 करोड़ की कब हो जाती है वो पता नहीं चलता, और 2,000 करोड़ की कंपनी 1,000 की कब हो जाती है वो भी नहीं पता चलता। तो इसीलिए ये जो रिस्क लेने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, जो रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होती है। आरओसी देखिए कंपनी का 28.5 है, आरओई 24.2 है। कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग वो 67% है। ईपीएस ग्रोथ को देखने की कोशिश कीजिए, ईपीएस ग्रोथ ऑफ लास्ट 3 ईयर अगर आप देखोगे तो 52.7% का ईपीएस ग्रोथ है, जो अपने आप में एक मतलब, अगर इस तरह की ईपीएस ग्रोथ वाली कंपनियां ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कम कंपनियां मिलेंगी जिसमें 50% के ऊपर का ईपीएस ग्रोथ होता। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा आज,
एक मिस्टर ग्राहम थे। तो मिस्टर ग्राहम ने एक नंबर दिया किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का। आपको पता होगा कि या तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, मैं पूरा ग्राहम नंबर कैसे कैलकुलेट होता है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर ग्राहम ने एक नंबर दिया कि हम किसी भी चीज की ग्रोथ, किसी भी चीज का बुक वैल्यू और किसी भी चीज का अर्निंग, ये तीन चीजें मैं फिर बता रहा हूं, बुक वैल्यू, अर्निंग और ग्रोथ, इन तीन चीजों को लेके फिर 12 अंडर रूट समथिंग समथिंग करके फॉर्मूला आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे पता है आप में से कोई फॉर्मूला लगाने वाला नहीं है, आप में से कोई किसी ग्राहम नंबर निकालना नहीं है, आप स्क्रीनर पे केवल ग्राहम नंबर ऐड कर दोगे, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है वैसे आप भी ऐड कर दोगे। तो ग्राहम नंबर के पास या ग्राहम नंबर के नीचे अगर कोई कंपनी का प्राइस आता है तो वो एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन माना जाता है। अगर आप पास्ट में देखोगे, आप 2, 4, 10, 20 कंपनियों को सर्च करना, मैं आपको क्यों बताता हूँ ये चीजें, कि आप सर्च करना कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो जब जब ग्राहम नंबर के नीचे जाती हैं तो अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में क्या होता है, सर्च करने की कोशिश करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी जनरली बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड होती हैं, तो उनको छोड़ देना। अदरवाइज जनरली ग्राहम नंबर के नीचे आपको अच्छी कंपनियां मिलती नहीं है। लेकिन जब भी अच्छी कंपनी ग्राहम नंबर के नीचे गई है पास्ट में, देखिए अगर आप सीख रहे हैं ना तो सीखिए इसी तरह से। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बताने के बाद अब आपका काम है कि आप देखें, हाँ जी ग्राहम नंबर, ग्राहम कौन थे, क्या थे, जो आपका मन करे तो उसमें जाए। अदरवाइज केवल इतना देखिए कि पास्ट में 10 कंपनियां, 20 कंपनियां, अच्छी कंपनी जब वो ग्राहम नंबर के नीचे गई और फिर अगले 6 महीने में, 1 साल में क्या हुआ, आपको कुछ कन्विक्शन आता है। अगर आपको कुछ कन्विक्शन आता है तो आप उस चीज को भी अपने ट्रेडिंग में यूज करना शुरू करें, और नहीं आता तो ठीक है जी, मैं अपना पी यूज करता हूं, मैं अपना देखिए हर चीज को यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी चीजों को आप ऐड करते जाते हैं आपकी फिनिशिंग उतनी अच्छी होती जाती है। सुमित जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। सर ये ग्राम नंबर एक बुक वैल्यू, ग्रोथ एंड थर्ड वन मैंने कहा था उसका अर्निंग पहली चीज है, अर्निंग। दूसरा बुक वैल्यू और तीसरा ग्रोथ। इन तीनों को लेकर बनाया गया है ग्राहम नंबर। प्लीज मैं फॉर्मूला में नहीं जाना चाहता, आप कहोगे तो मैं आपको शो कर राइट सर, नो फॉर्मूला, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, आप लोग अपना अपने जिसको जरूरत है उस पर करें। हाँ जी निधि मैम आप बताइए। सर व्हाट इज द ग्राहम नंबर? आपने कहा ग्राहम नंबर के आसपास होना चाहिए। हाँ तो ग्राहम नंबर समझ लीजिए उसकी वैल्यू है, उस शेयर की वैल्यू है, उसके नीचे अगर आपको मिलता है तो आपके लिए अच्छा है। ग्राहम नंबर एक तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत नोन है, सबको पता है। ग्राहम ने उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू का एक मॉडिफाइड वर्जन निकाला। कहते हैं जी ये ग्राहम नंबर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से, क्योंकि जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते थे तो वहां पे हम बुक वैल्यू को वेटेज, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू में हम अर्निंग को और ग्रोथ को वेटेज देते, अर्निंग को, वहां पे हम बुक वैल्यू को इग्नोर कर देते थे। इन्होंने तीनों चीज को ले लिया, यहाँ पे इन्होंने बुक वैल्यू को भी ले लिया और फिर उन्होंने अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हैं। अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसके ऊपर, मैं नहीं चाहता फिर वो ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो अब ग्राहम नंबर जैसे इसका है 542 और ये 560 के आसपास ये कंपनी है, तो मतलब अपने ग्राहम नंबर के आसपास है। ठीक है, मैं आपको केवल एक प्यारा वो लगा के दिखा देता हूँ स्क्रीन सर्च पे कि करेंट प्राइस लेस देन ग्राहम नंबर। तो अगर मैं ढूंढता हूं करंट प्राइस लेस देन ग्राहम नंबर तो मुझे कितनी कंपनियां मिलती हैं। देखिए कुल मिलाकर 959 कंपनी मिली। अगर मैं मार्केट कैप के बेसिस पे इसको सर, तो आप देखेंगे केवल आपको गवर्नमेंट कंपनियां, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है बुक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको सबको पता हो तो गवर्नमेंट कंपनियों में बुक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एनजीसी, एनटीपीसी, ये सब क्योंकि इनके पास लैंड पार्सल ये वो बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी बुक वैल्यू अच्छी होती है। तो आप देखोगे बहुत कम कंपनियां होंगी जो आपको ग्राहम नंबर के नीचे मिलती हैं, और फिर वो अच्छी और अदर टर्म्स में भी अच्छी होनी चाहिए, वो जो आपको पढ़ाया हुआ है आपको जानते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपने एक ग्राहम नंबर देखा आज और कल से आपने इसी टूल को यूज करना शुरू कर दिया। आपको क्या करना है, इसमें से 2, 4, 5 अच्छी कंपनियां ढूंढिए। जैसे टाटा केमिकल एक अच्छी कंपनी है, मुझसे अगर कोई पूछे तो यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है, मुझे ग्राहम नंबर के नीचे आज के टाइम पे वो दिख रही है। ठीक है, और मुझसे कोई पूछे कि और अच्छी कंपनी यहाँ पे क्या है, आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी एक ठीक ठाक कंपनी है। ठीक है, और कोई देखेगा, फिर आगे IRFC की रिपोर्ट अच्छी है। सन टीवी
एक अच्छी कंपनी है। तो आप अच्छी कंपनियों को 2 4 5 को देखें, देखने के बाद IRFC गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी में सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। उसमें एक गवर्नमेंट ने एक कुछ भी कर आके स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद सब कुछ फेल हो जाए, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो इस तरह से आप इस कंपनीज को देखो, समझो, देखो कि हाँ इसका अगले कुछ सालों में किस तरह से ग्रोथ होता है। अगर कोई कंपनी कि आपको ये समझना है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट की लाइफ है ना, वो अगले 20 25 30 साल है। इस 20 25 30 साल में आप 10 कंपनी खरीद रहे हैं और 10 कंपनी 20 कंपनी पे रिसर्च भी कर रहे हैं। अब जिस कंपनी पे आपने रिसर्च किया, हो सकता है अगले 10 साल में वो आगे निकल गई, आपको उसको खरीदना भी नहीं है, लेकिन जो आपकी रिसर्च होगी ना, वो आपको कन्विक्शन देगी कि उस तरह की कंपनी अब कोई है तो उसे मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो वो बहुत आपको, ये नहीं कि आज आपने सन टीवी को देखा तो आज के 10 साल बाद सन टीवी आपको उस रेट पे तो मिलेगा नहीं, वो तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अब क्या करें? तो लेकिन आपने इससे ये सीख लिया कि हाँ जी, अगर मैंने 10 कंपनियों को एक लिस्ट बनाई थी और लिख लिया था अपनी डायरी में कहीं, और 10 साल बाद मैं देख रहा था, इसको फॉलो कर रहा था, देखा कैसे बढ़ रहा है, अगर बढ़ा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी, मेरी भी पीछे 20 साल में ऐसे धीरे धीरे मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ी, ये पढ़ी। अब जैसे पीटर लिंच की किताब अगर आप पढ़िए तो ठीक है, उन्होंने लिखा था 40 साल पहले, कुछ चीजें लिखी थी, आज कुछ चीजें वैलिड है, कुछ चीजें वैलिड नहीं है, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो देती है ना। वो जो अंडरस्टैंडिंग है वही आपको आगे हेल्प करती है आगे बढ़ने। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि ये कंपनी जो आज के टाइम पे है CRM सेल, ये ग्राहम नंबर के नीचे अवेलेबल है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ता हूं मैं, तो जब मैं इसको पी के टर्म पे इवेल्युएट कर रहा था इसके लाइफ टाइम में, ये जनरली अपने 10 के पी के आसपास, देखिए 11.6 इसका 10 साल का एवरेज पी है, और आज के टाइम पे 10.4 है, यानी अपने लाइफ के एवरेज पी के आसपास ये कंपनी अवेलेबल है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो मैंने क्या देखा कि जब मैं इसके पीयर्स से कंपेयर कर रहा था, अगर आप इसके पीयर्स को देखोगे तो जनरली इस इंडस्ट्री में लॉस मेकिंग कंपनी होती है। जनरली अगर आप देखोगे ये जो इंडस्ट्री है इसमें लॉस मेकिंग कंपनी है, बिकॉज बाहर से कपड़े सस्ते आ जाते हैं इंडिया में, और वो बाहर का जो है उसी को यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और 10 के पी पे अवेलेबल है। ठीक है, 2 4 और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बाकी सारे में देखोगे डैश दिख रहा होगा पी में, दैट मींस वो लॉस मेकिंग कंपनी है। आगे बढ़ता मैं जब इसके क्वार्टरली सेल्स को देख रहा था, अगर आप इसके क्वार्टरली सेल्स को देखोगे तो इस क्वार्टर में इसने हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट किया है और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी क्वार्टर में इसने हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट किया है और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो अपने आप में मेरा ये पास्ट का, मेरा भी कहते हैं ना, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल देखिए, तो मेरी भी ये लर्निंग है कि जब कोई अच्छी कंपनी अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट करना शुरू कर देती है तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे जाती है। और अगर यही लाइन मैंने किसी को 6 महीने पहले बोली थी, कंपनी का नाम बता रहा हूं एक्सिस बैंक, और अगर कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे तो बताएं, कंपनी 600 700 पे पता नहीं क्यों आई हुई थी, मुझे भी नहीं पता क्यों थी, और मैंने कहा था जितना लेना है आप लोग ले लीजिए। पता नहीं कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता, हमेशा कह देता हूँ मैंने लिया। हाँ, तो आपको अपना एक्सपीरियंस, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक अच्छी कंपनी, देखिए अच्छी कंपनी खराब हो गई तो नहीं लेना, लेकिन अच्छी कंपनी ऐसे ही नीचे जा रही है, इसका कोई कारण नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा रिपोर्ट कर रही है, सेल्स भी अच्छा रिपोर्ट कर रही है, सब कुछ करने के बाद तो उस कंपनी को लेने में हमेशा फायदा रहता है। ये मेरी लर्निंग है पिछले कुछ सालों की, जो मैं आपको को बताना है। नाउ उसके बाद जो बाकी चीजें, तो ठीक है, सेल्स अगर आप साल के सेल्स देखोगे, आप 10 साल में डबल से ज्यादा हो गई, प्रॉफिट देखोगे 4 गुना हो गया, सब कुछ अच्छा चलता गया। लोन देखोगे, कंपनी ने अपने पिछले कुछ सालों में लोन को आधा से भी कम कर दिया, 500 करोड़ का लोन होता था जो 150 करोड़ के आसपास हो गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही है लगातार 10 साल से। आप इस इंडस्ट्री में पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी ढूंढना शुरू करना, आपको बहुत कम मिलेंगी। लगातार 10 साल से पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इस सबके बाद जो मुझे एक चीज और समझ में आती है, मैं ये मानता हूं कि अगर मुझसे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है और वो कोई डिसीजन ले रहा है तो मैं तो उस डिसीजन को फॉलो कर लेता हूं। मैं ये अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो मैंने देखा
इसी साल मिस्टर विजय केडिया ने इस कंपनी के 1.08% शेयर खरीदे। तो अब मैं समझता हूं यार, मैंने जो रिसर्च की, अगर हो सकता है मुझसे कोई गलती वलती हो भी गई हो, तो मिस्टर विजय केडिया और उनकी टीम ने तो ऐसी गलती नहीं की होगी। और वो धीरे धीरे, देखिए पहले उन्होंने 1.07 खरीदा था, अब उन्होंने जो 1.08 कर लिया, अब आगे क्या करेंगे पता नहीं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हर क्वार्टर में वो बढ़ाना भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये मुझे समझ में आता है कि जब इतने बड़े लोग कंपनी में खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आगे दिखता है। और जितना मैंने विजय केडिया जी को पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनके इंटरव्यूज देखे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ठीक है। तो मैं कई बार लोग कहते हैं क्या करते हो, तो कहते हैं बड़े लोगों को टीवी पे ना आप देखोगे, यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखना शुरू करोगे, तो ये जो नीरज शाह जी हैं या रामदेव अग्रवाल जी हैं, इनके इंटरव्यूज पे देखना जाओ, आपको व्यूज दिखाई देंगे 2000, 2500, 3000, 4000, 5000। और जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख व्यूज होते हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा कौन यूट्यूबर है और कौन एजुकेटर। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, यूट्यूब को यूज करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन एक गलती हमसे क्या होती है, हम यूट्यूबर को ही फॉलो करना शुरू कर, हम कोई जिम करना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी अच्छा करना चाहते हैं, हम किसी यूट्यूबर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती जब नहीं जी, आप कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, कोई योगा टीचर है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, वहां से तो अगर आप, मैंने देखा एक नीरज शाह जी हैं, नीरज शाह जी हर महीने एक इकोनॉमी ओवरव्यू देते हैं। मैं उसमें व्यू देखता हूँ 2500, 3000, 4000 नीरज शाह जी के। मतलब आप उसको कभी पढ़ना, कभी सुनना, आप लोग आधे घंटे, 1 घंटे का करीब 40 मिनट का देते हैं इकोनॉमिक ओवर। आप अगर महीने में एक बार सुन लेना, आपको पूरे महीना टीवी देखने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स समझने के लिए, कि हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको समझने के लिए पूरे महीने टीवी देखने की जरूरत नहीं है, पूरे महीने न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा बताते हो। लेकिन वही है, बिकॉज ही इज नॉट यूट्यूबर, वो कोई लाइमलाइट ये वो तो करते नहीं है, वो तो भाई अपनी बात उनको बतानी है, कहीं बताते हैं, कोई उनकी टीम में होगा, रिकॉर्ड कर लेता होगा, उसको डाल देता है, काम खत्म। जिसको जरूरत है वो देख लेगा, जिसको जरूरत नहीं है नहीं देख लेगा, वो उसकी मर्जी है। या अपने उनके कुछ क्लाइंट्स होंगे, उनको वो भेज देते होंगे जिसको। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि विजय केडिया जी ने इसको इन्वेस्ट किया है, और विजय केडिया जी को हम मैं तो फॉलो करता हूँ, मुझे समझ में आता है कि हाँ जी, उनकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है अच्छी है, नो डाउट। विजय केडिया जी की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लंबे समय के लिए बाय करते हैं। तो अगर विजय केडिया जी का कोई शेयर खरीद के आप सोचे कि कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ना। अब मैं आपको, जो मैंने इसमें एक कैलकुलेशन की है, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर नहीं तो अदरवाइज तो आप घबरा जाएंगे कि सर ये आपने क्या कर दिया है। इस शेयर को देखिए जरा, इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो किसी ने आज मुझे कहा था कि सर आप जब क्लासेस लेते हैं तो थोड़ा बहुत टेक्निकल भी बताया कीजिए। मैं कोशिश जरूर करता हूं कि मैं हर क्लास में थोड़ा थोड़ा बताऊं, और कितना बता पाऊं कितना नहीं वो अलग बात है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो इसने जो अपना बॉटम अभी बनाया था, वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था। ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर आप देखेंगे, जिस सपोर्ट के आसपास ये पहले इसने बॉटम बनाया था, जहां पे बहुत समय तक ट्रेवल किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-16, और ये इसी लेवल के आसपास इसने दोबारा बॉटम बनाया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कंपनी के ट्रेडिंग लाइफ के हिस्ट्री को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो है, ट्रेडिंग लाइफ के हिस्ट्री में जो वॉल्यूम इस समय कंपनी में आ रहा है, वॉल्यूम को देखो नीचे, और पिछले 5 साल के वॉल्यूम को देखो, तो आपको समझ में आएगा यार कुछ तो हो रहा है इस कंपनी में। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के वॉल्यूम को देखो, और 20 ऑनवर्ड वॉल्यूम को देखो, तो आपको समझ में आएगा। ये जो नीचे वॉल्यूम के चार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, बार दिख रहे होंगे, इस बार को देखो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं जी, पास्ट में देखिए यहाँ पे अब 2012 से 2014 को देखो, फिर अचानक 2015 के वॉल्यूम को देखो। मैं कैसे बताता हूं आपको, क्यों सीखना है, कि 2012 से 2014 के वॉल्यूम को देखो, उसके बाद 2014-15 के वॉल्यूम को देखो। जब ये वॉल्यूम अचानक बढ़ा यहाँ पे, तो उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में क्या हुआ, कंपनी का शेयर प्राइस कैसे शूट किया, वो समझो। सेम वे
उसके बाद 2016 और फिर 17 से 20 तक के वॉल्यूम को देखो और 20 से अब 23 के वॉल्यूम को देखो। अगर आपको ये समझ में आता है तो आगे क्या, मैं फिर बता रहा हूँ, देयर इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल, प्लीज टेक योर ओन डिसीजंस। वो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, आप कमाएंगे, आप गवाएंगे, कमाएगा तो कोई मुझे 1 रुपया नहीं देगा, ना मैं मांगने जाऊंगा, गवाएगा तो कोई 1 रुपया नहीं देगा। मुझे पता है कि बड़ा बनने के लिए हमें सोच बड़ी रखनी पड़ती है, सोच बड़ा नहीं होगा ना। मैंने एक टीचर्स के लिए एक स्कीम शुरू की थी, कहा था कि मैं आप लोगों को एक मेंबरशिप 2,000 रुपए की मेंबरशिप पे, 2,500 रुपए की मेंबरशिप पे मैंने स्टॉक्स भेजना शुरू किया। मैंने देखा यार 1 महीने 2 महीने 1 साल हो गया, अब मैं मैसेज डाल रहा हूँ, फिर कोई लोग उसको रिन्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैंने कहा छोड़ो इसको। मैंने पिछले 4 महीने से, जब इंसान 2,000 रुपए नहीं खर्च कर सकता और करोड़पति बनना चाहता है, तो वो फिर मैंने, आप लोगों ने जो लोग जुड़े होंगे टेलीग्राम वगैरह में, आपने देखा होगा मैंने ग्रुप डिलीट कर दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने कहा जिसको बताना होगा मैं ऐसे ही बता दूं, क्या 2-4 हजार रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सोच पता चलती है कि आप कितने आपसे जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं। तो ठीक है, अपना सोच है अपनी लोगों की। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो ग्रोथ है, आप लोगों को एक मैंने टेक्निकल पैटर्न बताया हुआ है, कप विद हैंडल। अगर आप देखेंगे इसको, बहुत ही प्यारा कप बन के तैयार है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कप बन के तैयार है और हैंडल बनने का प्रोसेस है। ये हैंडल बनने का प्रोसेस, कप विद हैंडल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप होता है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप होता है। जितने भी आप टेक्निकल थ्योरीज बोलेंगे, ये इसी के बेसिस पे आगे डेवलप हुई हैं। कैसे डेवलप हुई हैं? पहले किसी ने स्लाइडर की बात की थी, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट ने स्लाइडर की बात की, फिर किसी ने डबल टॉप की बात की, फिर किसी ने ट्रिपल टॉप की बात की, फिर किसी ने उसको कप विद हैंडल, और किसी ने उसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर कर दिया, अगर यहाँ पे एक और टॉप बन जाता है। तो ये सब उसका एक्सटेंशन फॉर्म है उसी का। तो ये कप विद हैंडल अपने आप में बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप होता है। और अगर मैं इसके टारगेट को देखता हूं, तो ये टारगेट करीब 300% का टारगेट है। यहाँ से अगर जब ये ब्रेकआउट देगा तो वहां से 300% का टारगेट है। 300% आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 700 पे ब्रेकआउट देगा। आज ये 500 के आसपास है, यानी 500 से अगर आप देखोगे तो 7 तरीके 21 करीब 500 से करीब 400% हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 3-4 सालों में ये शेयर अगर 4 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एनालिसिस कहती है, ये मेरा बिजनेस कहता है, मेरी सोच कहती है। मैं जब अपने उस पर इवेल्युएट करता हूं तो कहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट। मैं तो ये चैनल केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए चलाता हूं। तो अगर आपके पैसे एंटरटेनमेंट में जाते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, बिकॉज आपसे मैंने कुछ लेता हूं ना मैं आपको कुछ दूंगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मैं कैसे स्टॉक को इवेल्युएट करता हूं, मैं क्या क्या चीजें देखता हूं, और हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि क्या मैं बिजनेस को, फाइनेंशियल्स को, टेक्निकल को इनकॉर्पोरेट करके आपको उस डायरेक्शन में सोचने के लिए। आप सोचिए, आप सियाराम सिल्क देखिए, आप कुछ और कोई सिल्क देखिए, कोई और कॉटन देखिए, कोई और ऑटो देखिए। इस तरह से इवेल्युएट करके जब आप स्टॉक लेंगे, अब आज के डेट पे अगर मैं सियाराम सिल्क लेता हूं, 500 का स्टॉक है, कल को अगर 350 हो जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे समझ में आता है यार विजय केडिया जी ने दे रखा है तो कहीं ना कहीं अच्छा, क्योंकि मैं उनको सुनता हूं, फिर मैं देखता हूं, मैं बिजनेस को देखता हूं, मैं देखता हूं यार ये ग्राहम नंबर के पास है, ईपीएस अच्छा कर रहा है, आरओई अच्छा, तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अभी एक स्टॉक है वैभव ग्लोबल, 1,000 रुपए का स्टॉक है, 300 रुपए का हो गया। मैंने उसको खरीदा था करीब 400 रुपए के आसपास। मैं आपको बता रहा हूँ लगभग वो 30% नीचे है, 25% नीचे है। मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? मैं देख रहा हूँ यार विजय केडिया जी ने खरीदा, विजय केडिया जी ने इसको खरीदा, विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में भी उनका 1,000 रुपए का स्टॉक, उनका 1,000, क्योंकि उन्होंने 1,000 रुपए के रन से पहले खरीदा हुआ है। अगर आप उनके 1,000 रुपए का स्टॉक 300 हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने बड़े आदमी को इतने करोड़ों में उन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है, तो मैंने अगर 10-20 हजार स्टॉक खरीद लिए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन वो कन्विक्शन चाहिए, वो कन्विक्शन आपको चाहिए, तभी आप स्टॉक में बने रह पाएंगे।
और जो जो बना रहा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एस्टर का शेयर 2200 का शेयर था, 1700-1800 पे बाई करना हम लोगों ने शुरू किया, पता चला कि वो 1400 1300 तक जा रहा है, नो डाउट उसमें बोनस भी आया था। तो अब लोग घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे। आज सब सोचते हैं मुझे एस्टर क्यों नहीं मिला। आज सब सोचते हैं कि मैंने बजाज फाइनेंस अभी 5600-5500 पे क्यों नहीं खरीदा। तो ऐसे ही है, अभी पेज इंडस्ट्री नहीं चल रहा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, जिस दिन वो चलेगा उस दिन अच्छा लगेगा। अभी कुछ दिन पहले जो लोग जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कोई एक बोले 6800, अगर मैं सही प्राइस 6800 के आसपास हमने एमआरएफ खरीदना शुरू किया था, और इतना महंगा शेयर आज वो 1 लाख का हो गया। तो देखिए, आपको आप कोई 10 रुपए वाला शेयर 1000 खरीद रहे हैं तो भी 10,000 रुपए लगने हैं। आप 10,000 वाला एक शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर से क्या फर्क पड़ता है, आपको तो परसेंटेज ग्रोथ होना चाहिए कि आपका पैसा कितना लगा हुआ है, उसमें कितने % ग्रोथ हो रहा है। दैट शुड बी योर माइंडसेट। सर इसमें तो वो एक ही आएगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही आएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट इतने रुपए की, वो कितने % से ग्रो कर रही है। आपने नंबर ऑफ शेयर 50,000 खरीद के रख भी दिए किसी चीज के, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर से कुछ कोई घर के सामने गाड़ियां थोड़ी कि लोग आके गिनेंगे वो इसके घर के सामने इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये इन चीजों से अपने आप को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट कि जो मुझे आज बताया था। मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास एक आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। तरुण मित्तल जी दिल्ली से पूछते हैं कि सर आपने बताया था एक कंसेप्ट कि जब कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो उसको मैं बेच देता हूं, और लेकिन शायद इन्होंने कोई स्टॉक ऐसा कहने पे बेच दिया होगा और ये फिर और ऊपर जा रहा है, तो सर कोई और स्ट्रेटेजी है क्या? देखिए, मैं आप लोग को एक चीज क्लियर बता रहा हूं। आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक को टॉप पे बेचूंगा और बॉटम पे खरीदूंगा, ऐसा मुझे इंडिया के क्या वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में कोई नहीं मिला। आपको अपनी कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी किसी भी को भी मान, मैं आपको 2-3-4 स्ट्रेटेजी बता देता हूं। देखो, जो शेयर मैंने खरीदे हैं कि मुझे अभी बेचने नहीं है, देखेंगे उसके बारे में तो सोच रहे। ऐसे शेयर जिसको आपने इसलिए खरीदे हैं कि मेरे टारगेट आएगा तो मैं बेचूं, मैं 2-3-4 टारगेट्स को फॉलो करता हूं। एक कि अगर मैंने किसी टेक्निकल सेटअप पे खरीदा, जैसे कप विद हैंडल पे खरीदा, तो उसकी जो डेप्थ है वो जिस दिन वो आगे उस दिन मैं उसको बेच दूंगा। वो लाइफ टाइम हाई पे है, लो पे है, नीचे है, ऊपर है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपको मैंने एक स्लाइडर पे स्टॉक खरीदा, स्लाइडर का टॉप आया, मैंने उसको बेच दिया। मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे स्टॉक खरीदा, हेड एंड शोल्डर की जो हेड की डेप्थ होती है, जैसे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर गया मैंने उसको बेच दिया। ये मैं आपको, और उसके बाद वो कहां जाएगा मुझे मतलब नहीं। दूसरा, मैं स्टॉक खरीदता हूं किसी सेटअप पे, सपोज मैंने RSI देख के या स्टोकेस्टिक देख के या पीवोट देख के, आई होप मैंने डिफरेंट क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ, स्टोकेस्टिक देख के, RSI देख के या पीवोट देख के स्टॉक खरीदा, तो इन वाले स्टॉक्स में मैं अपना टारगेट लेके चलता हूं कि जिस दिन मेरे को 15% आ जाएगा, जिस दिन मेरे को 18% आ जाएगा, उस दिन मैं बेच। सिंपल, मैंने स्टॉक खरीदा 10 रुपए का, 10 रुपए का खरीदा, वो जिस दिन वो 11 रुपए 80 पैसे होगा बेच दूंगा। अगर मैंने 100 रुपए का खरीदा तो वो 118 रुपए का होगा तो मैं बेच दूंगा। ऐसे कर दिया, करते हुए मैं चला, कोई मतलब नहीं। उसके बाद वो कहां जा रहा है मुझे मतलब नहीं है। मैंने तो RSI देखा था, मेरे को लग रहा था जी ओवर सोल्ड हो चुका है, मैंने इसको खरीद लिया। या मैंने स्टोकेस्टिक देखा था, ओवर सोल्ड रेंज में था, मैंने इसको खरीदा था, इस दिन आ गया बेच दिया। उसके बाद उस समय उसकी RSI कहाँ, जब मैं बेच रहा हूँ उस समय उसकी RSI कहाँ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उस समय उसका स्टोकेस्टिक कहाँ है। तो दूसरा एक मैंने आपको बताया टेक्निकल सेटअप, एक मैंने आपको बताया इंडिकेटर। तीसरा और जो है कि यहाँ पे जब स्टॉक मैं बहुत नीचे ले लिया और मुझे लगता है कि हाँ जी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पेज इंडस्ट्री, अब मैंने पेज इंडस्ट्री ले लिया। अगर मुझे पेज इंडस्ट्री रखना है तो कोई मतलब नहीं, ले गया कोई, लेकिन अगर मुझे पेज इंडस्ट्री बेचना है तो मैं क्या करूंगा? आज मैं देख रहा हूँ एक अच्छा स्टॉक है, टॉप इसका बना था 54,000, आ गया ये 40,000 पे, नीचे मिल गया। या कोटक महिंद्रा बैंक, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज दीज आर नॉट रिकमेंडेशन एट ऑल। कोटक महिंद्रा बैंक 22,500 का शेयर था, 1900 पे आ चुका है, मैंने इसको खरीद लिया। अब इसको मुझे बेचना है, बिकॉज मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक या तो मुझे रखना नहीं है, या मुझे रखना है, जितना रखना है वो मेरे पास ऑलरेडी है, ये तो मैंने केवल करेक्शन हुआ इसलिए खरीदा। अब मैं इसको कहाँ बेचूंगा? इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये कि ये 1900 पे आया है, जब दोबारा 2250 पे जाएगा, यानी लाइफ टाइम हाई से करेक्ट हुआ था, जब वो हाई पे जाएगा मैं बेच दूंगा। उसके बाद वो कहां जाता है मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज मैंने क्या देखा, अपने हाई से 20% नीचे आया, नीचे खरीदा मैंने, तो वो 25% ऊपर जाएगा, मेरे लिए तो 25% गेन हो गया, काम खत्म। हाई से 20% नीचे खरीदा मैंने, अगर 100 रुपए का स्टॉक है,
हाई से 20% नीचे यानी 80 में खरीदा, अब 80 में खरीदा, अब मैं दोबारा 100 में बेचूंगा यानी मुझे तो 25% का गेन हो गया, काम खत्म। उसके बाद वो 101 जाए, 102 जाए, 104 जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। बिकॉज अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो हमेशा वो 100 जाएगा, आप नहीं बेचेंगे, 105 जाएगा, लेकिन वो 95 आ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो दुखों का तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुनिया जो है दुखों का भरमार है इतने दुख है, उस दुखों से आप नहीं बच सकते। तो आपको इन दुखों से अपने आप को बचाना है। तो एक और तरीका होता है कि आप उसको अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए कई बार मैं यूज करता हूँ, कम इसलिए कर पाता हूँ कि वो मैं जनरली दिन में किसी स्कूल में हूँ, कहीं हूँ, तो मैं नहीं कर पाता, इसलिए मैं अपना टारगेट सेटअप करके रख देता हूँ। ठीक है, उस प्राइस पे गया, बिक गया। एक होता है 9 DMA। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि जब तक स्टॉक आपका 9 DMA के ऊपर रहे, आप उसे चलते जाएं। ऊपर से जब ऊपर जा रहा है 9 DMA, सपोज नीचे, आज मैंने कोटक महिंद्रा बैंक खरीद लिया कि जी 2200 के आसपास में बेचूंगा, वो लाइफ टाइम है, लेकिन 2200 के आसपास वो अपने 9 DMA के अगर ऊपर है, उसे जाने दे। अब ऊपर से कहीं ना कहीं वो 9 DMA को ऊपर से जब नीचे की तरफ क्रॉस करना शुरू करें, उस प्राइस पे भी आप बेच सकते हैं। ये 3-4 तरीके मैं यूज करता हूं फॉर सेलिंग माय स्टॉक। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम दे सकते हैं। तो आज अरुण मित्तल जी का मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है। ये आया है रोहित जी का रोहतक से। इन्होंने कहा सर डेल्टा कॉर्प को कब बेचे। देखिए डेल्टा कॉर्प मैं आपको बता देता हूं कब बेचे, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं स्टॉक को बता देता हूं। डेल्टा कॉर्प, और ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीजों को सीखेंगे, आप अगर किसी स्टॉक में आप उसको यूज कर पाए। इट इज नॉट फॉर कि डेल्टा कॉर्प, अगर मुझे डेल्टा कॉर्प को बेचना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको देखिएगा ध्यान से। मुझे अगर डेल्टा कॉर्प को बेचना होगा तो मैं इसको बेचूंगा 270 के आसपास। मैं रिपीट कर रहा हूं, 270 पे इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस ये जाएगा। अगर देखेंगे बार बार इसने 270 पे किया है, यहाँ पे ठीक है, उसके बाद भी दिया है, उसके बाद वही 270 तो मुझे लगता है कि 270 और अभी जो है आपका 243 है, तो लगभग 10% ऊपर जाके हैं। ये डेल्टा कॉर्प का क्वेश्चन है, और क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है नहीं जिसको आपको लाइफ लॉन्ग रखने वाला स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक है, प्योर ट्रेडिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से बेचना चाहिए, ये मेरे को समझ में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं बरेली से सुमित गुप्ता जी ने कहा है वी मार्ट करना चाहिए। वी मार्ट, फिर मुझसे कोई पूछेगा तो ये स्टॉक जो है, ये सौरव मुखर्जी जी, अगर कोई जानता है सौरव मुखर्जी जी को, तो सौरव मुखर्जी जी के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, जो मार्सलेज इन्वेस्टमेंट के पीएमएस के वो हैं, तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उन्होंने रखा हुआ है, मैं मान के चलता हूं वो बहुत अच्छे स्टॉक पिकर हैं। कभी सर्च करेगा, पढ़िएगा। देखिए मैं ये नाम आपको बताता हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप केवल सुनील त्रिपाठी को जाने, आप जाने अच्छे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के, आप जाने, क्योंकि पर्पज ये है कि आप सीखें, कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मार्सलेज इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी जी हैं, उनको अगर आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो उनके पीएमएस में ये स्टॉक है, और मैंने इसका फंडामेंटल भी देखा हुआ है, और बहुत अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। और जो लोग गुड़गांव के आसपास रहते हैं, अगर जानते हो तो इनका ये शिव मूर्ति है यहाँ पे गुड़गांव, और गुड़गांव उसके बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, वहां पे इनके हेड ऑफिस हुआ करते थे। अपने आप में अच्छी, अगर आप देखो प्रॉफिट लॉस को देखो, पिछले कुछ सालों का रेवेन्यू ग्रोथ को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ग्रोथ कर रहा है। नो डाउट थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कम हुई है पिछले 2 सालों में, लेकिन उसके अपने अपने कारण हैं। आपको लगता है बेचना है, आपकी मर्जी है। मुझे अगर कोई कहेगा कि इसको अगर अभी बेचना भी है तो मैं इसको 2980, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2980 से पहले मैं नहीं बेचूंगा, बिकॉज उससे अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है, बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, या अच्छा सा स्लाइडर बनाता हुआ नीचे आ रहा है, और यहाँ से ऊपर जाते समय कोई रेसिस्टेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है 2980 तक हो सकता है थोड़ा सा ये
2430 के आसपास थोड़ा सा हो सकता है रुकेगा, अदरवाइज 2980 तक कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो वहां के पहले मुझे तो नहीं लगता 2950 2980 जो भी इसके आसपास करेंगे, आप इससे निकलने की, अगर किसी को निकलना है तो निकल सकता है, उससे पहले नहीं निकलना चाहिए। तो ये 2980 के बाद ये 4000 तक रखें इसका टारगेट फिर? सर उसके बाद नेक्स्ट तो ये 4147 है सर, उससे वो इसका टारगेट है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्लेमर है, मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। जनरली जो स्टॉक मेरे पास होता है उसको बताने में मुझे डर लगता है कि, तो मेरे इसमें सर सर ये और वी-मार्ट के फंडामेंटल्स कोई पूछ रहा था कि हाँ कि सर इस समय तो, अच्छा एक क्वेश्चन और आया कि सर पिछले क्लास में आपने एक 30 डेज RSI के बारे में बताया था, और 200 DMA 50 DMA 20 DMA के नीचे हो, 30 डेज RSI जो है 30 के आसपास हो तो स्टॉक का खरीदना चाहिए। और मैंने जो है पता नहीं 65 स्टॉक सर्च किए, मुझे तो एक भी नहीं मिला, ऐसा किसी ने मैसेज भेजा था। आप समझने की कोशिश कीजिए। सर मैंने भेजा था। किसने? अच्छा, संध्या जी ने भेजा था, ओके ठीक है, सॉरी मैम, आई थिंक आप USA में रहती हैं। जी सर, पहले बैंगलोर में थे, अभी शिफ्ट हुए हैं। देखिए मैं कितना फेमस हूँ कि USA से लोग भी मुझे सुनते हैं। सर मैं तो आपको यहाँ पे भी फेमस करना चाहती हूँ, ग्रुप बनाई है चलिए। NRI वालों के लिए। सर मैंने आपको वो भी भेजा था कि YouTube पे वीडियोस बनाई है NRI के ऊपर। अच्छा चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, आपको टाइमिंग को भी देखना पड़ेगा कि आप पिछले 2 महीने में मार्केट बहुत तेजी से चली, तो आपको आज ही इन्वेस्ट क्यों करना? अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको रखे रहिए, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में करेक्शन आएगा और आपको इस लेवल पे फिर स्टॉक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वैसे मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जैसे मुझे लगता है अगर मैं इसी स्टॉक की बात करूं जो अभी मेरे पास स्क्रीन पे सामने है, शायद ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद ये इस क्राइटेरिया को जो मैंने आप लोग को बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। सर 7 जून को जो आपने बताया था उसी क्राइटेरिया पे मैंने इसको सर बाय किया। कोटक महिंद्रा भी ऐसा ही है सर, हाँ जी, कोटक महिंद्रा सर, हाँ कोटक में वो मुझे शायद देखिए वो शायद इसको वो करता है सर, वेरीफाई। हाँ, तो अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग वही है, मेहनत आप कितना करते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। वो आपके मेहनत के ऊपर होता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने एक स्टॉक खोला हुआ है तो मेरे दिमाग में ऐसा इसके प्राइसिंग को देख के लग रहा है कि ये उसके आसपास कहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट मी बेसिक DM, ये देखिए मैं लगा के देखता हूँ, हो सकता है हो ना हो। पहला क्राइटेरिया तो मुझे यहाँ दिखता हुआ, DMA तो तब भी मिल जाता है, RSI 30 मिलनी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी मैम, सर DMA तो तब भी मिल जाता है, RSI मिलनी मुश्किल हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जो मैंने आपसे बताया ना कि हो सकता है अभी ना, क्योंकि मार्केट सारी ऊपर है, इस समय नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी हमें को जो आज ही क्यों खरीदना है, आज ही खरीदना जरूरी तो नहीं है ना, हम इसको बाद में खरीदेंगे। बस हमें ये देखना है कि हाँ, तो DMA के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमें स्टॉक मिल रहा है। अब बात करते हैं हमें RSI के हिसाब से, क्या हम यहाँ पे RSI लगा के देखें? पहले मैं यहाँ से वॉल्यूम हटा देता हूँ, बिकॉज वॉल्यूम हमें कंफ्यूज करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मैं आप लोगों को, जो लोग नहीं जुड़े थे उस दिन, उनको पता चल जाएगा कि RSI, मैंने RSI लगाया, और RSI भी मेरे को 30 डेज का लगाना है, 15 डेज का नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं इनपुट में से मैं यहाँ से 30 डेज RSI लगा देता हूँ, एवरेज भी मैंने 30 डेज का दे दिया। और अब इसके, क्या मैम आपको स्टॉक मिला? जी सर, पर सर मिल ये गया? मेरी लिस्ट में नहीं था। यस सर। तो वैसे मैंने कहा थोड़ा ढूंढेंगे अपने, तो मान लीजिए हो सकता है आपके लिस्ट में ना हो तो आप नहीं खरीदेंगे। जो आपके लिस्ट में स्टॉक है वो जब इस कैटेगरी में आए तो खरीदेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे। कौन सा आपके बैंक अकाउंट, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हमारे बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसे होते हैं ना, हमें लगता है हम कुछ खरीद लें, हम कुछ खरीद लें। ये एक जो फीलिंग है ना, जो स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, वैसे लगता है कि यार ये पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, या और फिर खरीदने के बाद होता है यार ये तो ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। प्लीज कुछ खरीदने वाले सिंड्रोम से, एक मैंने कहीं पढ़ा था, सर एक टू डू समथिंग सिंड्रोम, शेयर मार्केट में आते ही आपके अंदर आ रहा है टू डू समथिंग सिंड्रोम, कि कुछ तो करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है। अरे पैसे पड़े हुए हैं, पड़े 2-4 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे। हमारा
क्राइटेरिया है, जब वो क्राइटेरिया मीट होगा तो खरीदेंगे, हमारा टारगेट है, जब वो टारगेट मीट होगा तो बेचेंगे। सिंपल सा सर कंसेप्ट। एक चीज और भी देखी थी कि डीएमए सही आया, वो सही आया, और आरएसआई भी उसके बाद 30 ही आ रहा था, बट उस प्राइस पे वो फिर से गया स्टॉक, तो वो 30 आरएसआई नहीं दिखा रहा था, डीएमए वैसे ही था, तो उस स्टेज पे क्या करना चाहिए था? खरीद सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अच्छा। प्राइस कोई मिल जाता तो खरीद सकते हैं आसपास है, अगर 2-4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में। पीछे जब देखा तब उसी प्राइस पे तो आरएसआई 30 देखिए था। बहुत बहुत पैसे हैं, बहुत पहले 1-2 साल पहले है, 6 महीने पहले है, तो कोशिश करिए नहीं सर, उसी 1-2 महीने स्क्रीन में पे ही दिख रहा उसको। था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया, मैं देता हूं आगे, अदरवाइज हमें रुको। प्रवीण गुप्ता जी का क्वेश्चन, इन्होंने कुछ भेजा है कि हमने कोई क्लास ली थी जो इनसे मिस हो गई है, तो अब मुझे नहीं पता वो कौन सी क्लास थी, तो अभी बात करेंगे इनसे। और ये क्वेश्चन आया है गुलशन जी का, आई होप इन्होंने कुछ टेक्निकल के बारे में बोला था, तो मैंने आज कुछ कवर करने की कोशिश की, तो कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे दिख रहे थे वो मैंने ले लिया है। और बाकी और कोई क्वेश्चन अगर कोई लाइव करना चाहे तो एक दो क्वेश्चन लाइव भी ले लूं, अदरवाइज सब लोग कहेंगे कि यार सब आपने केवल व्हाट्सएप के क्वेश्चन लिए। किसी का क्वेश्चन जिसका अभी मैंने नहीं लिया था और उसके क्वेश्चन अगर कोई है जिसका मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, विवेक जी ने हैंड रेज किया। विवेक जी बताइए सर। सर वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन ये था कि जैसे अपने जो पीएमएस वाले मैसेज हैं वो अभी आ रहे हैं क्या? आपके पास आ रहे हैं? नहीं आ रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके पास किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन जरूर आ रही है, बस आपको उसको लेना है। कुछ मेरी मजबूरियां हैं, मैं आप लोग को एकदम क्लियर लाइव क्लास में बता रहा हूँ। कुछ सेबी के नॉर्म्स आ गए हैं, कभी आपको मैंने एक भेजा भी था, कुछ चीजें दिक्कत हो रही हैं, तो मुझे भी जीना है, सेफ रहना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टैग करके स्क्रीनशॉट करके फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, चाहे वो ट्रोल करने के लिए डाल रहे हैं, चाहे वो अब कैसे किसको 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 कहाँ से अलग करें समझ में नहीं आता। तो जब जैसे जैसे आपका कहते ना फॉलोवर बेस बढ़ता जाता है ना सर, उसकी प्रॉब्लम्स अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने जा रही है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नाम का एक फेसबुक अकाउंट बन गया है, पता नहीं किसने बनाया है, वो लोगों को स्टॉक के टिप्स भी दे रहे हैं, वो लोगों से पैसे भी मांग, टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, वो लोगों से उस पर पैसे मांग रहे हैं कि हम आपका ये कराएंगे। सर जिंदगी कटू सकते हैं, ये नकली वाले ज्यादा कमा लेंगे, असली वाले नहीं मिलेंगे, मतलब ये होता है ऐसे। तो अब मुझे आप ही लोगों में से किसी ने भेजा, सर ये आपने भेजा है, ये वाला कोर्स थोड़ा कम पैसे में हो सकता है। मुझे किसी ने वो भेजा है, ये वाला कोर्स थोड़ा कम पैसे में हो सकता है। मैंने कहा ये कोर्स तो मैंने चलाया नहीं है, ये कोर्स कहाँ से आया? फिर देखा तो टेलीग्राम चैनल ही नकली है। तो प्लीज थोड़ा सा ना सर, मेरी कुछ ना मजबूरियां होती जा रही हैं, और मुझे लगता है जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितने आप लोग और जुड़ते जाएंगे, वो शायद मजबूरियां, और तो या तो भगवान से बनाइए कि मेरे फॉलोवर बढ़े ही ना, छोटे जाए, 2-4 लोग जानते हैं। फॉलोअर बढ़ने चाहिए तो इसलिए, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जैसे आज मैंने एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया, कुछ ना कुछ तरीके से आपको मैसेज मिल जाएगा, इंटरप्रिटेशन आपको करना है, खरीदने क्या करें, ठीक है? तो आई होप थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करेंगे मुझे इन सब चीजों के। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं कुछ खरीदूंगा, मैं कुछ बेचूंगा, तो वो मैसेज किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसी है, एक टीचर होने के नाते मुझे भी पता है मुझे अपने आप को किस तरह से मोल्ड करना, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कैंप से रिलेटेड। हाँ, किससे पूछ सर? कैंप से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मैंने सोचा कि मैं एक आध क्वेश्चन लाइव ले लूं, इसलिए नहीं ले पाया मैं, तो अब मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर किसी का लाइव क्वेश्चन नहीं है तो। बिकॉज कैंप्स का आपने पूछा था, तो कैंप्स किसी को इसके बिजनेस मॉडल और कंपनी के ऊपर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पेलिंग कुछ मैंने गलत डाल दिया, क्या आ नहीं रहा है? CAMS। हाँ ठीक है, ये कंपनी आ गई मेरे सामने। देखिए कंपनी बहुत ही अच्छे, मेरा चार्ट आपके पास आ गया, प्लीज इसको देख के आप लोग घबराएंगे नहीं। और ये मैंने बना रखा है, मेरा अपना है, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं आप लोग को एकदम क्लियर बता रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, टारगेट के साथ यहाँ लगा हुआ है। तो मैंने ये स्टॉक जो खरीद के अपने पास रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये 2670 पर बहुत जल्दी जाने वाला है। 2670 ये बहुत जल्दी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद भी मेरा टारगेट इसका कम से कम 3518 3520 के टारगेट के लिए मैंने रखा हुआ है। और आपको लगता है खरीदना खरीदिए, नहीं खरीदना नहीं खरीदिए। बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा समझ में आता है, कंपटीशन है नहीं, मोनोपोली टाइप की कंपनी है,
कोई डूबने डाबने का चक्कर नहीं है। थोड़ा कहते हैं ना कुछ पोर्टफोलियो में कुछ चीजें सेफ सिक्योर रिटर्न के लिए भी होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को याद हो तो मैंने हमारी जो बेसिक क्लासेस हुई थी उसमें आप लोगों को एक वेव मॉडल पढ़ाया हुआ, वेव मॉडल। तो ये एक वेव मॉडल बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वेव है, पहला वेव नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। हमारी जो वेव मॉडल की थ्योरी कहती है कि तीसरी बार फिर नीचे आना चाहिए, कि यहाँ से ये ऊपर जाके या तो यहीं से कहीं से नीचे आ जाएगा या ऊपर जाके नीचे आएगा, इसीलिए एक टारगेट यहाँ बनता है और दूसरा। तो ये थर्ड टाइम जब यहाँ टच करेगा, अभी किसी ने टेक्निकल पूछा था, तो ये जो अभी इसने सेकंड टाइम टच किया, देखिए ध्यान से, एक टाइम यहाँ टच किया है, दूसरी टाइम टच किया है, थर्ड टाइम शायद ये मतलब जनरली वेव मॉडल यही कहता है कि थर्ड टाइम एक बार और टच करेगा, ये यहीं से ऊपर जाके टच कर दे या पूरा ऊपर तक जाके टच करे, फिर ये इस टारगेट को ऊपर करके फिर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। ये है वेव मॉडल के बेसिस पे स्टॉक है। और अगर आप इसको रेंज बाइंग देखेंगे तो यहाँ से 30% की बाइंग के लिए आप ले सकते हैं, और अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, आपकी मर्जी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एंड ओनली एंटरटेनमेंट है। मैं भी डांस कर रहा हूँ, आप लोग भी डांस कर रहे हैं, नुकसान आपका, फायदा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर कैंपस 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 मुझे लगता है हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर मैं सही हूं तो। यस सर। हाँ, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप पिछली क्लास की वीडियो निकाल के देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी और कोई स्टॉक ले लेते हैं जो जेके पेपर देखते हैं। हाँ जी, सर एक बार बैंक की इंडिया मार्ट, जेके पेपर कह रहा था। जेके पेपर, देखिए जेके पेपर मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा क्योंकि मेरा पर्पज है केवल सिखाना, और पर्पज ये नहीं है कि आप कुछ खरीदें बेचें, आप समझिए। देखिए ये क्या है, इसको आप समझिए, ये एक सिक्लिकल स्टॉक। आपको सेकुलर ग्रोथ वाले और सिक्लिकल स्टॉक का डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहली बात तो देखिए यहाँ पे एक एबनॉर्मल रन है। प्लीज आप इसमें क्या खरीद के, मुझे ऐसा लगता है सर, अगर आपने खरीदा तो क्या 290 के आसपास खरीदा हुआ है क्या आपने इसको? नहीं सर, मैं खरीदने का प्लान कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ इसको, वेट एंड वॉच चल रहा है मेरा। प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं खरीदा है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। इसके अंदर एक एबनॉर्मल रन आ चुका है, मुझसे कोई पूछेगा तो इस स्टॉक में एबनॉर्मल रन है, दिस इज एबनॉर्मल रन। और कभी भी हमें एबनॉर्मल रन के बाद स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। अगर मुझे खरीदना ही हुआ तो मैं ये स्टॉक 207 205 के पहले इसको नहीं खरीदूंगा। दिस इज वेरी एबनॉर्मल रन, पास्ट में कभी आपको ऐसा रन आपको नहीं मिला होगा। ये इस एबनॉर्मल रन से हमें जनरली बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आपने स्टॉक पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये कमोडिटी स्टॉक होते हैं, कमोडिटी स्टॉक में क्या आता है, पेपर स्टॉक, स्टील स्टॉक, सीमेंट स्टॉक, ये सारे जितने भी स्टॉक हैं ये सारे के सारे सिक्लिकल स्टॉक होते हैं। इनकी साइकिल आती है। अगर आपको पता होगा आज के टाइम पे डिफेंस चल रहा है, लोग इतने खुश हो रहे हैं, जिसने डिफेंस खरीदा है ना इतने खुश हो रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कब तक ये साइकिल कब तक चलेगी, किसी को नहीं पता। लेकिन जो इस साइकिल के ऊपर बैंड में फंस जाता है ना, वो बहुत लंबे समय तक, वो 2-4 साल के लिए नहीं फंसता, वो 5-5 10-10 साल के लिए फंसता है। अगर आप कोई भी सेक्टर स्टॉक को उठा के देख लीजिए, स्टील स्टॉक, कोई कहता है जी टाटा इतना बड़ा नाम है, अरे जिसने 10 साल पहले टाटा स्टील में पैसा लगाया ना, उसका पैसा आज भी उतना ही है। 10 साल पहले लगाया, देख लेना, चार्ट निकाल के देख लेना आप लोग। तो सेल में पैसा लगाया, एनटीपीसी में पैसा लगाया, सीमेंट कंपनियां हैं बहुत सारी, उसमें पैसा लगाया। साइक्लिकल स्टॉक उसके लिए होता है जो शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझ चुका है। जब साइकिल शुरू हुई, आपने उसको बियॉन्ड खरीद लिया, 10, 12, 15, 20% जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को लिया और फिर आप उससे एग्जिट कर गए। अगर आप ये सोचेंगे नहीं जी इसको मैं टॉप पे ही खरीदूंगा, बॉटम पे ही बेचूंगा, तो जब आप फंस जाएंगे तो आपका कैपिटल बहुत लंबे, इसमें पैसा डूबता भी नहीं, ये भी बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं, साइक्लिकल स्टॉक की एक और ब्यूटी है कि आपने खरीद लिया था, आपका पैसा डूबेगा नहीं, फिर साइकिल आएगी 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद फिर आएगी। तो आप या तो उतना आपके पास पेशेंस है कि हाँ जी आपने खरीद के शेयर का शेयर रखा हुआ 10 साल से, 10 साल बाद दोबारा साइकिल आई, फिर 100 रुपए से चलना शुरू हुआ 180 तक, फिर आपने कहीं फिर नहीं तो 180 नहीं, अब तो 200 जाएगा, फिर 180 से नीचे आ गया, फिर अगले 10 साल तक वही रह गया। तो प्लीज मैं ये कहता हूं कि हमें देखिए स्टॉक कौन से हैं जो सेकुलर ग्रोथ देते हैं। सेकुलर ग्रोथ जो स्टॉक देता है वो स्टॉक है आपका एफएमसीजी, वो स्टॉक है आपका फार्मा,
वो स्टॉक है आपका बैंकिंग, वो स्टॉक है आपका टेक्नोलॉजी। आप कहीं, और ये मैं इंडिया मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये वर्ल्ड में चले जाइए, ये ऐसे स्टॉक हैं जो आपको सेकुलर ग्रोथ देते हैं। अब इन स्टॉक को अच्छी करेक्शन के टाइम पे अगर आप खरीद लेते हैं तो आपके पास पैसा बन जाएगा। आप उस पैसे को लंबे समय तक आप, ठीक है, इसमें उतनी अगर सेल आज चलना शुरू करेगा तो पैसे देगा कि साल भर में डबल हो गया, और आपका जो आपका HUL है वो आपको 15% 18% ही देगा, लेकिन वो 15% 18% अगले 20 साल 25 साल 30 साल देता रहेगा, और ये डबल होने के बाद फिर कब आधा होगा, फिर कब 5 साल तक रुक जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ जरूरी है। आपका 20% ना हो कि वो 18% हो, लेकिन रेगुलर हो, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अच्छे स्टॉक को आप बैंकिंग में सर्च करो, आप टेक्नोलॉजी में सर्च करो, फार्मा में सर्च करो। जैसे फार्मा इस समय आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, 2 साल से फार्मा नहीं चला हुआ है, फार्मा बहुत अच्छा है। और जिन लोगों ने हमारे साथ एबॉट, सनोफी ये सब खरीदे हुए हैं, वो धीरे धीरे उनको मजा आ भी रहा होगा। मैंने तो खरीदा हुआ, मुझे पता है। और ठीक है, कैप्रिन पॉइंट है, ये 2 3 4 ही मेरे को जो अच्छे लगते हैं तो रखे हुए हैं। तो हर चीज का एक टाइम आता है, कोई ना कोई सेक्टर होगा जो नीचे रहेगा, उस सेक्टर में आपको एंट्री करते जाना है। अभी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं चल रहा। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप चाहे सिम्फनी उठा लो, चाहे वो वर्लपुल उठा लो, चाहे वोल्टास उठा लो, ये सब अच्छे से है, सब अच्छे से है, सब नीचे हैं। एक जैसे अभी फार्मा था, 2 साल से नहीं चल रहा था, कोरोना से पहले खूब चला था, कोरोना के टाइम पे फिर 2 साल नीचे आ गया, फिर चला है, तब सबको फार्मा डबल एंट्री करना लोगों ने शुरू कर दिया है, जबकि 30-30%। उसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फिर चलना जब शुरू करेंगे तो वही होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्या लोग टीवी खरीद रहे हैं कि नहीं, क्या लोग फ्रिज खरीद रहे हैं कि नहीं, क्या लोग AC खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि लोग, यार अपने अड़ोस पड़ोस में देखो ना, अपने दोस्तों से बात करो, स्टाफ रूम में बात करो, रिलेटिव से बात करो, यार ये वोल्टास का AC खरीदते हो, खरीदा किसी ने, ठीक चल रहा है, फिर बाकी आपको बिजनेस इवेल्युएट करो, समझ में आता है तो कोई बात नहीं, इसमें सर कि हम बिजनेस ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आपने सनोफी का नाम लिया था, सनोफी का भी अभी ना पहले खरीदा हुआ था, और अब आज मतलब वो पार पर आया है। काफी पहले की बाइंग थी, गलत बाइंग कोई हुई थी। बात नहीं सर, अभी आज उसे पार रखूं पे आ या गया ना सर। देखिए सनोफी जैसा स्टॉक मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी 6000 के आसपास खरीदा था, 5000 के आसपास चला गया था। देखिए अच्छा, जब कोई भी स्टॉक आप कन्विक्शन के साथ खरीदेंगे ना, तो आपका नीचे जाने पे आपको डर नहीं लगेगा, मन डर तो नहीं लगा। हाँ, और खरीद ले। अब अभी उसे क्या करना चाहिए, वेट तो करूं या अब फिर निकाल दूं? आपको ये लग रहा है कि जब नीचे गया था तो थोड़ा और खरीद लेना चाहिए था, ऐसा फीलिंग आ रही है? ये तो सर, ये तो मुझे सारे स्टॉक लग रहे हैं जितने भी नीचे अच्छा, गए आप थे। सारे लग रहे हैं। ये सर 1-2 साल की लर्निंग है आपके साथ हाँ की, कोई बात कितना नहीं सर, इतना देखिए कॉन्फिडेंस सर, आ गया। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देखिए, आप में से कौन ऐसा है, मुझे प्लीज बताइए, जिसने 1-1.5 साल से मुझे फॉलो कर रहा है, 2 साल से फॉलो कर रहा है, बिकॉज 2 साल से पहले से तो मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, तो और जिसको कैपिटल का लॉस हुआ है, कोई ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मैं आपको सर नवंबर दिसंबर तो 21 से आपको मैं फॉलो बता रहा हूं, शेयर मार्केट के 90% लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं ना, और आप लोग को बता रहा हूं, आप में से कोई बोलता, शुरू के पहले 1-2 साल पैसे गंवाते हैं। ट्रू है सर, ये आए होंगे, अगर मुझे नहीं फॉलो किया, ऐसे ही आके किया होगा, तो कोई बताइए क्या ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? Anyone? बिल्कुल सही सर कह रहे हैं आप। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे जिनके थ्रू मुझे इस मार्केट के बारे में पता चला था सर, वो अपने पहले 6 वीक्स के अंदर 90% अपने शेयर गंवा चुके थे। गंवा चुके थे ना, तो मैं बिल्कुल सर। विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप भी? वो ये कहना चाह रहा था कि मैंने जब आपने ऐड करा था, आप घर एक बार आए थे ना, आपने ध्यान था, मैं कुछ बता रहा था आपको, तो आपने फिर ऐड किया था मेरे को, मैं ग्रुप में डालता हूँ। तो अगर मैं उस टाइम नहीं चेंज करता, मतलब उसके 2 महीने 3 महीने में मैंने सारा चेंज कर लिया था पोर्टफोलियो, मतलब जो प्रॉफिट में था वो बेच दिया, फिर जैसा आपने बताया उस टाइप का कुछ लिया। तो अगर, लेकिन अभी मुझे वो मैंने सोल्ड में लिख रखे हैं कि ये मैंने बेचे हैं, तो उन सारों में काफी नुकसान होता मेरे ख्याल से। तो अब यही मैं बता रहा हूँ कि अगर, थैंक यू विवेक जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पिछले 2 साल में आपकी कैपिटल का नुकसान नहीं हुआ और आपने शेयर मार्केट सीख लिया ना, ये समझिए लाइफ की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने शुरू में गवाए। नहीं, एग्री है सर। सर एग्री सर, इस बात को 100% एग्री Thank करते you, हैं। sir.
तो आप अगर बैंक एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न आ गया, कोई बात नहीं, हो सकता है 20% आपको ना आया, 25% ना आया, लेकिन आपने गवाए नहीं, सबसे बड़ी बात है। आपका कॉन्फिडेंस आ गया, आपका इस मार्केट में फेथ आ गया, आपको समझ में आ गया कि यार रिटायर होने के बाद भी मेरे पास एक काम बना रह सकता है, मैं इसको कर सकता हूं, और मेरे पैसे जो मुझे पीएफ से मिलेंगे, ग्रेच्युटी से मिलेंगे, उसको मैं सही जगह लगा के अपने लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। तो इसलिए यही है लर्निंग, आपकी लर्निंग। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोगों तक आप इस लर्निंग को पहुंचाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना, इस लर्निंग को आप जितना लोगों तक पहुंचाएंगे उतना आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होता है मैं हमेशा कहता हूं, सपोज एक सनोफी का शेयर है, मैंने खरीद लिया और मैंने आप लोगों को सबको बता दिया, आपने भी खरीद लिया। जब सब खरीदेंगे तो शेयर ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं। आपने भी सबको बता दिया, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना लोगों को बताएंगे ना, उतना आप फायदे में रहे। इसमें किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं दूसरा कोई आपका बिजनेस है, आपका और नहीं यार, किसी को अपनी टेक्निक किसी को बताना नहीं। यहाँ पे आप जितने लोगों को बताएंगे, अपने दोस्त को बताएं, रिलेटिव्स को बताएं, जितनों को बताएंगे, जितने ज्यादा को बताएंगे उतने फायदे में रहेंगे। आप बताइए इससे अच्छी थियरी क्या हो सकती? इससे अच्छी कोई थियरी नहीं हो सकती आपको, क्योंकि आप सीख के बताएंगे, प्रॉफिट करके कन्विक्शन के साथ बताएंगे, तो लोगों का जब ग्रोथ होगा तो आपको प्रेज भी करेंगे। वंश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर बताइए। एक मेरे को ये पूछना था सर, कोल इंडिया मैंने रखा हुआ है, सारे गवर्नमेंट आपके कहने पे निकाल दिए थे, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो अभी रखना चाहिए, निकाल सर देना देखो, चाहिए? अगर आप डिविडेंड से देखो, आपको 12 से 15% का साल का आपको मिलता रहेगा, इंक्लूडिंग डिविडेंड प्लस रिटर्न। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा चाहिए तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने बहुत पुरानी बाइंग है, 159 पे बाय किया हुआ है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना सर, अच्छी बाइंग है, रखे रहिए, डिविडेंड तो मिलेगा। मान लीजिए इतना मेरा एफडी में पड़ा हुआ है, जैसे कुछ पैसा आप एफडी में भी तो रखते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपनी जिंदगी की सारी कमाई शेयर मार्केट में लगा दें, ठीक है। तो आप जो पैसा आपका एफडी में पड़ा हो सकता है, उतना पैसा आप इस कोल इंडिया में आपका पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। डिविडेंड आता है। सर बैंकीज देख सकते हैं? हाँ नीरज जी बताइए। सर टाटा एलेक्सी देख सकते हैं कि थोड़ा डाउन है अभी। टाटा एलेक्सी अगर आप लोग को पता हो, जो लोग जुड़े हैं, और अभी हमारे पिछले आई थिंक 10 दिन 15 दिन पहले रिकमेंडेशन थी, और रिकमेंडेशन मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा और गड़बड़ हो जाएगा, सेबी वाले मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो मतलब मैंने खरीदा था टाटा एलेक्सी, और मैं बाई कर रहा हूँ, और मैं अभी भी बाई कर रहा हूँ इसको। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मैं इसको अभी भी बाई कर रहा हूँ, और क्योंकि हर आदमी के पास पैसे कितने भी हों, एक हर चीज तो नहीं खरीद सकता। मुझे टाटा एलेक्सी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जब तक ये 8,700 के नीचे है तब तक ये बाइंग रेंज में है। जितना लंबे समय के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लंबे समय के लिए अगर किसी को 2, 4, 5 साल 10 साल के लिए स्टॉक खरीदने हैं, जो कि पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं कि हाँ जी अगले 10 साल मुझे 18% 20% का CAGR मिलता जा रहा है। जैसे हम TCS क्यों खरीदते हैं, या हम नेस्ले क्यों खरीदते हैं, हम टाइटन क्यों खरीदते हैं, हम क्या HDFC बैंक क्यों खरीदते हैं। ये आपको डबल ट्रिपल होकर पैसे देने वाले नहीं है। ये पैसे, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 18-20% देते हैं। तो अगर आपको इस तरह का स्टॉक कैरेक्टर लेवल पे चाहिए तो टाटा एलेक्सी एक अच्छा स्टॉक है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके अंदर सब कुछ है, एनिमेशन है, AI है, डेटा है। जो कहते हैं ना, अगर आप टेस्ला नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर आप टेस्ला के शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं US में, वैसे अगर कोई US मार्केट में खरीदना चाहता है तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि टेस्ला का शेयर अगले 2 साल में डबल हो जाए। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। और थोड़ा बहुत मैं US मार्केट में बाई करना शुरू किया है मैंने, तो मैंने पहली बाई टेस्ला ही किया है। तो बाकी आप लोग की मर्जी है, मैं नहीं कह रहा कि आप खरीदिए, लेकिन अगर कोई बाहर शेयर नहीं खरीद पा रहे तो उसके लिए एक अच्छा प्ले जो है उसी थीम पे आपको टाटा एलेक्सी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मेरी एक कॉल है, कॉल आ गई है, तो थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूंगा मैं आपसे जुड़ने के लिए, और प्लीज आपके पास डायरेक्ट मैसेज नहीं आता तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। किसी न किसी तरह से वीडियो के फॉर्म में, क्लास के फॉर्म में मैसेज आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको मैसेज जरूर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।